हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये साइंस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिएगा। सूची फर्स्ट क्या है, इसके अंदर ग्रंथि दी गई है और ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ये इस सूची सेकंड के अंदर ये दिया गया है। देखिएगा फर्स्ट है थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्रंथि। उसके बाद सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है अधिवृक्क, फोर्थ है पीयूष। वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये थायराइड जो हार्मोन है ये कौन स्रावित करती है। थायराइड जो ग्रंथि है ये थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है और जो अग्नाशय है ये इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। अधिवृक्क जो है ये एड्रिनल या एड्रिनलिन हार्मोन को जो स्रावित करती है। और ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसको क्या कहते हैं, लड़ो या मरो का हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। और जो ये पीयूष ग्रंथि है ये किसको करती है, तो ये वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। और जो अन्य ग्रंथि हैं जैसे कि एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। सेकंड है लोह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। थर्ड है वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, बताइएगा। तो जो फर्स्ट कथन है इसमें ये और सेकंड कथन है ये बिल्कुल सही है। संतुलित जो आहार होता है उसके अंदर क्या होता है, भोजन में जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, विटामिन और जो खनिज का जो पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो जो दूध है ये भी संतुलित आहार का हिस्सा है। ठीक है, तो जहाँ हमारा जो भारतीय भोजन है जिसमें कि दाल है, रोटी है, चावल है और जो सब्जियां हैं ये एक संतुलित आहार में शामिल होती हैं। और जो दूध है ये भी अपने आप में संतुलित भोजन का हिस्सा है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण उससे मिलता है बच्चे को, इसीलिए ये दूध है ये संतुलित भोजन का हिस्सा है। सेकंड देखिएगा कि लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। जो लौह प्रचुर जिसमें लोहे की मात्रा अत्यधिक होती है उस वैसे जो भोजन होते हैं जैसे कि पत्तीदार सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, गुड़ हो, मांस या फिर आंवला हो गया, तो ये जो भोजन है ये रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, ये गलत है। क्योंकि जो वसा होती है और शक्कर होती है, शुगर होती है, ये क्या है, ऊर्जा के लिए। वसा हमारे शरीर को क्या देती है, वसा और जो शुगर होती है ये हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। और जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है, आवश्यक होता है। तो ये अपोजिट में दिया गया है, जो वर्षा होती है वो ऊर्जा देती है और जो प्रोटीन होता है ये शरीर की वृद्धि का कार्य करता है। तो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इसके जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, केवल फर्स्ट और जो सेकंड है वो इसके अंदर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क मतलब नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं। तो बताइएगा कि फर्स्ट है घर्षण बल, सेकंड है चुंबकीय बल, थर्ड है शिखर वैद्युत बल, फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल और फिफ्थ है पेशीय बल। तो जो चुंबकीय बल है या फिर स्थिर स्थिर विद्युत बल है और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये तीनों ही क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट बल है। मतलब जब कोई जो वस्तु होती है जब ये कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के संपर्क में न होने पर भी ये जो फोर्स होता है ये कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट बल। और जो वस्तु के संपर्क में आने पर ही जब काम करता है जो फोर्स, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है,
और जो घर्षण और पेशीय जो फोर्स है, जैसे कि जो ये घर्षण फोर्स है और जो पेशीय बल है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संपर्क बल, कॉन्टैक्ट बल है, इसके उदाहरण है ये। और जो ये बल हैं, इनको लगाने के लिए क्या होती है, वस्तु को संपर्क में आना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो चुंबकीय बल और जो स्थिर वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये तीनों ही, और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों जो हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण हैं। और जो घर्षण बल और पेशीय बल है, ये किसके, कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिएगा इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं, और जो पेशीय बल और जो घर्षण बल है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल क्या होता है, फर्स्ट कथन है हमारा, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। सेकंड है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। थर्ड है, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो देखिएगा ये जो कथन है, इनमें से जो ये फर्स्ट कथन है ये गलत है। फर्स्ट कथन गलत क्यों है, क्योंकि जो गुरुत्व बल है ये केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में जो विश्व में जो सभी वस्तुएं हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कैसी भी हो, सभी वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब सभी वस्तुओं के बीच में जो आपस में खिंचाव होता है, एक दूसरे पर जो बल लगाती हैं, उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण जो नदियों का पानी बहता है वो नीचे की ओर बहता है। तो इसीलिए जो इसका कथन फर्स्ट है ये गलत है, और कथन सेकंड और कथन थर्ड बिल्कुल सही है। क्योंकि फर्स्ट कथन में क्या कहा गया है कि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी का गुण नहीं है, विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का गुण है गुरुत्व बल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, और जो थर्ड है ये इसके अंदर बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर्षण के संदर्भ में, घर्षण मतलब फ्रिक्शन के संदर्भ में, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है, और इसके जो इससे रिलेटेड जो कथन है उन पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है, घर्षण से मतलब फ्रिक्शन से हीट उत्पन्न होती है। सेकंड है, कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वे अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि जो प्रतिद्वंदी है खिलाड़ी को पकड़ने पर फ्रिक्शन में वृद्धि हो, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए और उसको आसानी से पकड़ा जाए। इसीलिए जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं वे अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। थर्ड है, तरलों द्वारा लगाए गए जो तरल जो लिक्विड जो होते हैं उनके द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्रैग कहते हैं। फोर्थ है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद इसमें देखिएगा जो फर्स्ट कथन है, इसमें जो फर्स्ट कथन है ये बिल्कुल सही है कि जो घर्षण है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इससे हीट उत्पन्न होती है। जब भी कोई दो पृष्ठ होते हैं उनके जो इंटरलॉकिंग के कारण, जो अंतःबंधन के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद है जो कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वे अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, उसी के कारण वे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को आसानी से पकड़ सकते हैं। और जो यदि घर्षण ना हो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम जो पेन या पेंसिल से लिखते हैं वो हम नहीं लिख पाते। अगर पेन पेंसिल से हमें जैसे लिखना चाहते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम वो लिखना असंभव होता। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कारण ही जो माचिस की तिल्ली हम जलाते हैं वो रगड़ने पर जो आग पकड़ती है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही आग पकड़ती है। इसीलिए जो फ्रिक्शन है उससे हीट भी उत्पन्न होती है। जैसे माचिस का जो उदाहरण है ये हीट जो उत्पन्न होती है उसी का उदाहरण है। ठीक है, और जो उसके बाद है कि जो
फ्रिक्शन है ये कम, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि जो जल है या फिर कोई भी लिक्विड है, इनसे होकर जो भी गति करने वाली वस्तु हैं, ये उन पर क्या लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। और जो लिक्विड है वो किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रैग। ड्रैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं। ठीक है। और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी, सर्पी मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन करती है, तो उस पर सर्पी स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। जैसे, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सभी चारों कथन है ये बिल्कुल सही है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और जो लिक्विड किसी भी वस्तु पर जो फ्रिक्शन लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। और कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों मतलब पकड़ बनाने के लिए, अपने घर्षण फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए उस पर मिट्टी लगाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स से हीट भी उत्पन्न होती है। ठीक है। लिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये जो लोटनिक है, तो ये लोटनिक कौन सा फ्रिक्शन होता है, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और जो ये स्थैतिक है, तो स्थैतिक कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखिएगा जो लोटनिक, इसमें कौन से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। घटते क्रम में जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे, तो जो स्थैतिक फ्रिक्शन है, ये सबसे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये सबसे ज्यादा जो वो होता है बल, सबसे अत्यधिक प्रभावशाली जो बल होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद कौन सा होता है, तो ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। जो स्थिर जो सतह होती हैं उनके बीच में लगने, जो स्थिर सतह होती है उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि दो प्लेट है, उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो तो उसे बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। और जो भी कोई वस्तु है किसी पृष्ठ पर सरकती है, जैसे कि जो झूला होता है, जो स्लाइडिंग वाला झूला होता है, उस पर हम जो नीचे तक फिसल कर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और उसके पृष्ठ के जो संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता, हम ऊपर से बैठते हैं और एकदम से नीचे आके उतरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कुछ कम होता है। उसके बाद जो भी कोई वस्तु है किसी वस्तु पर लुढ़कती है, जैसे कि हम रोड रोलर चलाते हैं, सड़क के ऊपर जो रोड रोलर चलाते हैं, उस रोड को समतल करने के लिए, तो जो रोड रोलर चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके उसके अंदर होता है, कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो साउंड है उसके बारे में देखिएगा। फर्स्ट कथन है यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। सेकंड है इसकी तीव्रता मतलब प्रबलता जो डेसिबल में मापी जाती है। और थर्ड है मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडिबल रेंज होती है, वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। तो इसके संदर्भ में बताइएगा कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा जो साउंड है इसमें जो पहला ही कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साउंड है उसका ये जो संचरण कर सकती है, ये साउंड ये लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में कर सकती है, लेकिन जो वैक्यूम होता है उसमें इसका कोई संचरण नहीं होता। वैक्यूम के अंदर ये नहीं संचरण कर सकती। जो इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, साउंड को, साउंड की स्पीड करने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। सेकंड है इसकी तीव्रता जो होती है ये किस में मापी जाती है,
इसकी जो स्पीड है ये किस में मापी जाती है, तो ये डेसिबल के अंदर मापी जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति जो है, ऑडिबल रेंज जो है वो कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये बिल्कुल सही है। देखिएगा जो ध्वनि तरंग होती हैं, साउंड वेव होती हैं, उनमें जो प्रति सेकंड पर सेकंड जो कंपन होता है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। और जो इसका जो इसके रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एच जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और जो हर्ट्ज होता है उसको एक दोलन के बराबर ये होता है। ठीक है। और जो जंतु होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि भी, फ्रीक्वेंसी की ध्वनि भी सुन सकते हैं। और जो मनुष्य होते हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों में ये क्षमता होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति सुन सकते हैं। इसीलिए जो पुलिसकर्मी होते हैं वो ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि सुनने के लिए सीटियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। और जो अनेक चिकित्सक होते हैं वे भी उपकरण भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के तारतव के संदर्भ में जो ध्वनि की जो पिच होती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है, यह ध्वनि की आवृत्ति पर मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सेकंड है, पक्षी उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की धाड़ का तारतव मंद होता है। मतलब शेर की धाड़ जो होती है उसका पिच कम होता है, और जो पक्षी होती है उसकी जो पिच होती है वो ज्यादा होती है। थर्ड है, सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक पिच वाली होती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है वो किस पर, तारतों पर निर्भर करती है, मतलब पिच पर निर्भर निर्भर करती है कि उसकी पिच कितनी ज्यादा है या फिर उसकी पिच कम है, उस पर उसकी ध्वनि निर्भर करती है। जैसे कि जो पक्षियों की जो ध्वनि है उसका जो उसकी पिच है वो तेज होती है, और जो शेर की ध्वनि होती है उसकी पिच कम होती है। ठीक है। और जो शेर की दहाड़ जो होती है वो ज्यादा होती है, और पक्षियों की आवाज जो होती है वो दुर्बल होती है। मतलब क्या है कि जो जिसकी पिच कम होगी उसकी तेज ज्यादा होगी, उसकी जो तेज होगी वो पेन्नी, जो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं पेन्नी आवाज किसकी होगी, जिसकी पिच तेज हो ज्यादा होगी उसकी आवाज पेन्नी होगी। जैसे महिला की आवाज होती है इसकी पेन्नी होती है, और पुरुष की आवाज मोटी होती है। ठीक है। जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोल में जो मंद आवृत्ति होती है, सीटी में उच्च आवृत्ति होती है, उसी कारण ये होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश में तड़ी तथा मेघ गर्जन की घटना। आकाश में जो बिजली चमकती है और जो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है वो एक समान और एक समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन जो हमें बिजली की चमक है वो पहले दिखाई देती है और बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो बाद में सुनाई देती है। तो ये किस कारण से होता है, इसका जो कारण है ये दे रखा है इसमें, प्रकाश सभी माध्यम में संचारित हो सकता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। तो ये देख, इसका क्या फर्स्ट ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। इसमें देखिएगा कि जो ये कथन और कारण है ये हैं तो दोनों सही, कि हमें आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट ये बाद में सुनाई देती है। और ये जो कारण है ये भी सही है कि प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है, इसी इसको किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ध्वनि है ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, ये ओनली सॉलिड लिक्विड एंड गैस में ही ध्वनि संचरण कर सकती है। और लेकिन जो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो ये प्रकाश की चाल होती है ये वायुमंडल में ध्वनि की चाल की
कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण जो प्रकाश का जो हम महसूस करते हैं, प्रकाश को दिखाई देता है ये हमें पहले दिखाई दे जाता है और ध्वनि कुछ देर बाद हमें दिखाई देती है। तो ये किस कारण से होता है? ये सारा स्पीड की वजह से ये होता है, क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी लाइट की स्पीड होती है, और जो साउंड है इसकी स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइट हमें पहले दिखाई देती है, और जो बादलों की गड़गड़ाहट है या आवाज़ है वो हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, चलिएगा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।